पार्ट नंबर 36, पेशकश मीरे कारवान। मज़ीद किताबों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठाकुर को फ़ोन किए हुए 5 रोज़ गुजर चुके थे और वो छठा दिन था। उस वक़्त रात के 10 बज रहे थे। हम कॉटेज में शोभा वाले कमरे में बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे कि बाहर से बहुत सारे कदमों और बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर एक आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। वो ठाकुर की आवाज़ थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी और मैं उठकर दरवाजे की तरफ लपका। वो ठाकुर ही था। उसके साथ ही रूपमती और बमला भी थी। वो तीनों मुझसे इस तरह मिले जैसे मुद्दतों से बिछड़े हुए हों। बमला की आंखों में तो आंसू आ गए थे। सोनिया और शोभा भी रूपमती और बमला से उसी अंदाज में मिली थी। शोभा की उनसे अगरचे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रूपमती जयपुर की एक मारूफ हस्ती थी। उसे तो शहर का हर शख्स जानता था। शोभा ने ठाकुर से मिलकर भी बहुत खुशी का इजहार किया। आप लोग कब आए? उस वक़्त तो कोई बस भी यहाँ पे नहीं आती, सोनिया ने कहा। हम लोग दोपहर को यहाँ पहुंचे थे, बहुत थके हुए थे, गेस्ट हाउस में जाते ही सो गए, ठाकुर ने जवाब दिया। गेस्ट हाउस क्यों ठाकुर जी? शोभा बोली, ये कॉटेज मौजूद है ना, इसमें इतनी गुंजाइश तो है कि सब लोग समा सकें। बात यह है शोभा जी, ठाकुर ने कहा। ठाकुर ने कहा, मैंने सोचा सूटकेस उठाए कहाँ घूमते फिरेंगे, पहले किसी ठिकाने का बंदोबस्त कर लिया जाए, फिर तसल्ली से आप लोग को तलाश करेंगे। अब तो आप यहाँ पहुँच गए ना, शोभा बोली। अब आप लोग वापस नहीं जाएंगे। सुबह सोनिया गेस्ट हाउस से सामान ले आएगी। चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, ठाकुर मुस्कुराया। हमारा ये ठिकाना तलाश करने में दुश्वारी तो पेश नहीं आई? मैंने पूछा। तुमने पता इस कदर तफसील से समझाया था कि हमें किसी और दरवाजे पर दस्तक देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। गेस्ट हाउस से निकलने के बाद सीधे हम यहीं पर आके रुके हैं, ठाकुर ने जवाब दिया। सोनिया बमला के करीब बैठे बातें कर रही थी। फिर वो उठकर किचन में चली गई और कुछ देर बाद चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के दौरान में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ठाकुर और शोभा ज़ाती तौर पर एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर इनका बिजनेस एक ही था। वो होटलिंग के बिजनेस के बारे में बातें करते रहे। ये जगह भी अच्छी है, ठाकुर कह रहा था। मैं 2-3 मरतबा पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ सिवाय गेस्ट हाउसेस और होटल्स के और कोई ढंग का बिजनेस ही नहीं है। होटल तो यहाँ बेशुमार है, मगर कोई ढंग का होटल या गेस्ट हाउस नहीं है। इस मरतबा मैंने भी यहाँ होटल बनाने के बारे में सोचा था, मगर मसरूफियत की वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दे सका। तो फिर आपका क्या ख्याल है? शोभा ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अगर यहाँ कोई मियारी गेस्ट हाउस और उसके साथ रेस्टोरेंट बनाया जाए तो उसकी कामयाबी के इकट्ठे इम्कानात हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उसकी कामयाबी के कितने फीसद इम्कानात है? इस किस्म के बिजनेस कभी फेल नहीं होते, ठाकुर ने जवाब दिया। मेरा प्रोग्राम तो ये है कि एक मियारी रहायशी होटल के साथ एक हॉस्टल भी बनाया जाए। लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ योगा सीखने के लिए आते हैं। हर शख्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी अच्छे होटल में रिहाइश इख्तियार कर सके। सस्ते गेस्ट हाउसेस और सराय वगैरह में इन्हें वो सहूलतें नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। मेरा प्रोग्राम ये था कि हॉस्टल का एक एक कमरा 2-2 आदमियों के लिए महसूस रखा जाए। किराया भी कम होगा और उन्हें मुनासिब सहूलतें भी मिलेंगी, लेकिन ये लंबा काम है। आप इन बखेड़ों में कहाँ पड़ेंगी? एक मियारी गेस्ट हाउस और उसके साथ रेस्टोरेंट एक आइडियल प्रोग्राम है। इस सिलसिले में मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं आपके लिए करूँगा। शुक्रिया ठाकुर जी, शोभा ने कहा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ कोई मुनासिब जगह देखनी होगी। वो हम देख लेंगे, ठाकुर ने जवाब दिया। मैं 2-4 दिन यहाँ रहूँगा, हम घूम फिर कर देख लेंगे, जगह तलाश कर लेंगे। और ठाकुर जी, शोभा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जयपुर में मेरा फ्लैट और कॉफ़ी हाउस है, उसका बंदोबस्त भी आप ही को करना होगा। दरअसल मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी दे सकती हूँ, आप जिस तरह मुनासिब समझे मेरी जायदाद को डिस्पोज ऑफ कर दें।
उस शहर से मेरा दिल उचाट हो गया है। काफ़ी हाउस और वो बिल्डिंग समझिए मैंने खरीद ली। ठाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उसकी कीमत लगाएंगी, जो भी वो मैं दे दूंगा। और इस बार कोई बारगेनिंग नहीं होगी। और वो प्लाट, उसके लिए मुझे मार्केट से कीमत लगवानी होगी। और विश्वास रखिए, मैं उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। विश्वास? शोभा बोली, आपने अजीब बात कर दी ठाकुर जी। वजदान के होते हुए मुझे क्या परवाह हो सकती है? आप मेरे लिए जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। वजदान तो हीरा है, हीरा। ठाकुर मुस्कुराया। मैंने तो इसे कहा था कि मेरा होटल या रेस्टोरेंट संभाल ले, लेकिन ये नहीं माना। चलिए अच्छा है, आपके साथ रहेगा। आप दोनों से मुलाकात के बहाने हमें भी कभी कभी यहाँ आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वजदान ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि आप देशमुख से खौफज़दा हैं और उसकी वजह से जयपुर छोड़ना चाहती हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जयपुर में ही रहें। मेरे होते हुए कोई माई का लाल आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। और देशमुख, उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो थर्ड रेट गुंडा है। और उसके बाद रानागंज बाजार में और घाट दरवाज़ा के इलाके की दुकानों से भत्ता वसूल किया करता था और वहाँ आए दिन पिटता था, लोगों से भी और पुलिस से भी। वो तो प्रेमचंद राठौर ने उसे उठा दिया, लेकिन उसे भी क्या मिला? देशमुख की वजह से उसे भी जिल्लत उठाना पड़ी और आखिर उसी नमक हराम के हाथों मारा भी गया। लेकिन राठौर ही ने तो अपनी आस्तीन में पलने वाले उस सांप को दूध पिला पिला कर इतना ताकतवर बना दिया था। पुलिस तो राठौर के कत्ल के इल्जाम में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। दरअसल राठौर की जिंदगी में ही उस देशमुख ने अपने पंजे जमीन में इस मजबूती से गाड़ लिए थे कि उसे हिलाना मुश्किल हो गया था। मुझे इसका अंदाजा हो चुका है। शोभा ने कहा, वो तो भगवान भला करे राजा साहब का। अगर वो पुलिस कमिश्नर पर दबाव न डालते तो वो शैतान मेरा प्लाट हजम कर जाता। मैंने तो सुना है कि उसने मेरे प्लाट पर कई मंजिला प्लाजा तामीर करवाने के लिए नक्शा भी बनवा लिया है। लेकिन महज देशमुख के खौफ से जयपुर छोड़कर आपने बहुत बड़ी गलती की। ठाकुर ने कहा, अब तो इस शहर से जी उखड़ चुका है। शोभा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, ये जगह मुझे पसंद आ गई है। हरिद्वार भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, महीने में एक चक्कर तो लगता ही रहेगा। मैं एक बार फिर कहूँगा कि देशमुख का खौफ जहन से निकाल दें। ठाकुर ने कहा, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। उसके ताल्लुकात कितने ही वसी क्यों ना हो, वो कितना ही ताकतवर क्यों ना बन गया हो, उसने गुंडों की कितनी ही बड़ी फौज क्यों ना बना ली हो, मगर मैं भी ऐसे लोगों से निपटना जानता हूँ। मैं गुंडों की उससे भी बड़ी फौज जमा कर सकता हूँ। उसने कभी आपकी तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसे जयपुर तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं पनाह नहीं मिलेगी। नहीं ठाकुर जी, शोभा ने कहा, मैंने जयपुर वापस ना जाने और यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। ठीक है। ठाकुर ने गहरा सांस लेते हुए उसके साथ ही गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। शोभा 2 बजे तक हमारे पास बैठी रही, फिर सोने के लिए अपने कमरे में चलेगी। हम लोग लाउंज में बैठे थे। मैंने बमला और रूपमती से कहा था कि वो सोनिया वाले कमरे में सो जाएं, मगर उन्होंने इस जगह से उठने का नाम ही नहीं लिया। सोफे और कुर्सियां हटा देंगी। इसी तरह दर्री पर इतनी जगह बन गई थी कि हम सब वहीं नीम दराज हो गए। सोनिया कमरे से कंबल उठा लाई थी जो हमने पैरों पर डाल लिए थे। 4 बजे तक बातों का सिलसिला जारी रहा। कभी रूपमती सोनिया और जयपुर में मेरी सरगर्मियों के किस्से सुनाने लगती और कभी सोनिया मुस्कुराकर थाईलैंड वाली मेरी कहानियां उसे सुनाने लगती कि रूपमती को ये जानकर बड़ी हैरत हुई थी कि मैंने थाईलैंड के शहंशाह के खिलाफ एक खौफनाक साजिश को नाकाम बनाया और मेरे लिए अब भी थाईलैंड में ये पेशकश बरकरार है कि मैं जब चाहूँ वहाँ जाकर कोई बड़ा ओहदा संभाल सकता हूँ। और फिर जानकी की बातें शुरू होगी। सोनिया ने बता रही थी कि जानकी किस तरह मुझ पर जान छिड़कती थी। उसकी दास्तान में थाई का भी जिक्र आया और मैं उसे कैसे भूल सकता था। सोनिया ने उसकी याद ताज़ा करके मेरे जख्मों को छेड़ दिया था। सुबह 4 बजे तक बातें होती रहीं। ठाकुर तो बहुत पहले ही ऊँघने लगा था। बमला और रूपमती एक लंबे सफ़र से थकी हुई थी, लेकिन ये हिम्मत थी कि 4 बजे तक जागती रही थी और बिलाहिर वो भी ऊँघने लगी। मैं ठाकुर के करीब लेटा और सोनिया ने भी बमला के करीब जगह संभाल ली।
सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई। सोनिया भी जाग गई थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने मेरे लिए हल्का सा नाश्ता तैयार कर दिया। मैंने किचन में ही चौकी पर बैठकर नाश्ता किया और फिर बड़ी आहिस्तगी से कॉटेज से निकल गया। सुबह नाश्ते के बाद जॉगिंग और लंबी वॉक, अगरचे सेहत के असूलों के खिलाफ था, लेकिन मैं पहाड़ियों पर दूर तक चक्कर लगाता रहा। मुझे जगह जगह कई योगी जाप और मुख्तलिफ मशकों में मसरूफ नजर आए थे। मैंने भी एक जगह बैठकर थोड़ी देर सांस की मशक की और फिर गौतम बोस के कॉटेज तक पहुंच गया और फिर थोड़ी ही देर के बाद अपनी रियाजत शुरू कर दी। 10 बजे मैं अपने कॉटेज वापस पहुंचा तो शोभा और ठाकर बाहर कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी वहीं बैठ गया और सोनिया ने कॉटेज से बरामद होकर चाय की एक प्याली मेरे हाथ में थमा दी। बमला और रूपमती अभी तक सो रही थी। 11 बजे के करीब वो दोनों बेदार हुई तो मैं और ठाकर उस वक्त बाजार की तरफ जा रहे थे। हम दोनों पूरा दिन शहर के गिरदोनवा में घूमते रहे। हमने 2-3 जगहों का इंतखाब किया था। वो जगह शहर के मरकज से ज़्यादा दूर भी नहीं थी कि किसी के लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल हो। उनमें से एक जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। वो तकरीबन 500 फुट ऊंची पहाड़ी के दामन में एक वसी पथरीला सा मैदान था, जिसके एक तरफ नशेब में तहद्दे निगाह सरसब्ज वादी फैली हुई थी। इस मैदान के अकब में पहाड़ी में तकरीबन 30 फुट चौड़ी एक दरार थी, जहाँ तकरीबन 100 फुट की बुलंदी से आबशार गिर रहा था। जहाँ पानी गिरता था वहाँ एक लंबा चौड़ा तालाब सा बन गया था और इस तालाब का पानी एक छोटी नदी की सूरत में नशेब की तरफ बह रहा था। एक पथरीला रास्ता शहर के नवाज से यहाँ तक आता था। इस रास्ते पर अगरचे गाड़ी वगैरह नहीं चल सकती थी, लेकिन यहाँ सड़क बनाई जा सकती थी। मेरे ख्याल में ये गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के लिए एक आइडियल जगह थी। इस आबशार को गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट की हदूद में शामिल करके इसे खूबसूरत बनाया जा सकता था। ये जगह मुझे भी पसंद आई है। ठाकुर ने भी मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन बेहतर ये है कि हम शोभा को भी ये तमाम जगह दिखा दें ताकि वो भी कोई राय दे सके। यही मुनासिब होगा, मैंने कहा। वापस आते हुए हम एक ढाबे के साए में बैठ गए जहाँ चाय का भी बंदोबस्त था। यहाँ बेंचों पर चंद गाहक और भी बैठे हुए थे। मुलाजिम लड़के ने हमारे सामने चाय ला के रख दी। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ठाकर ने अपना कप उठाते हुए कहा। मैंने योगा की एक मश्क शुरू कर रखी है। तुम इसे जॉब कह सकते हो। इसके मुकम्मल होने में कुछ अरसा लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने भी अपना कप उठाते हुए जवाब दिया। कप पगड़चे मैला सा था, लेकिन पहली चुस्की लेते ही अंदाज़ा हो गया था कि चाय बड़ी ही खुश जायका थी। मैंने तुम्हें पेशकश की थी कि जयपुर के होटल या रेस्टोरेंट संभाल लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। ठाकुर ने कहा, अब तुम्हें मेरा मशवरा ये है कि यहाँ रह जाओ, शोभा के पास। वो बड़ी अच्छी औरत है और तुमसे बहुत मुतासिर है। तुम यहाँ रह जाओगे तो उसे भी ढारस रहेगी। किसी एक जगह टिक कर बैठना शायद मेरे मुकद्दर में नहीं है। मैंने जवाब दिया, मेरा इरादा है मैंने उसे मुकम्मल करना है। उसके बाद अगर कभी मौका मिला तो मैं वादा करता हूँ कि सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। सोनिया की बातों से ये इंकशाफ होता है कि वो बहुत अरसा तुम्हारे साथ रही है और जयपुर में भी उससे तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन जयपुर में तुमने कभी उसका जिक्र तो नहीं किया था, ठाकर ने कहा। जयपुर में सोनिया से मेरी मुलाकात इत्तफाकिया तौर पर हुई थी, मैंने जवाब दिया। मैं उस रात काफ़ी पीने के ख्याल से काफ़ी हाउस गया था और वहाँ सोनिया को देखकर चौंक गया था। 1-2 मुलाकातें उसके बाद भी हुई थी और मेरा ख्याल था कि मैं उसे तुम लोगों से मिलवाऊंगा, लेकिन उन दिनों हम बलवंत सिंह वाले मामले में उलझे हुए थे और फिर हम सार्स का चले गए। वापस आने के बाद न तो सोनिया से मेरी मुलाकात हुई और ना ही मैं इसे तुम लोगों से मिलवा सका। और फिर जिस रोज़ मैं यहाँ ऋषिकेश पहुँचा, उस रोज़ शाम को इत्तफाक से सोनिया से आमना सामना हो गया। वो मुझे कॉटेज में ले आई थी जहाँ शोभा से मुलाकात हुई। शोभा के बारे में सोनिया ने मुझे दूसरे दिन बता दिया था और फिर अगले रोज़ शोभा से बराह रास्त बात हुई। वो देशमुख से इस कदर खौफज़दा है कि जयपुर वापस ही नहीं जाना चाहती।
लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो यहाँ महफूज रहेगी। ठाकुर ने मेरे खामोश होने पर कहा, देशमुख को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो कमीना आदमी है। इसके गायब होने के बाद वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा और कभी न कभी उसे तलाश कर ही लेगा। शोभा बेहद हसीन है, उसका ख्याल आसानी से दिल से नहीं निकाला जा सकता, और फिर उसके साथ करोड़ों की दौलत भी है। उसका 1.5 एकड़ का वो प्लाट ही कम से कम 20-22 करोड़ का होगा, और वहां पर बनने वाली बिल्डिंग, और हवा महल के करीब रामगंज बाजार के चौराहे पर एक बड़ा सा मकान, और उसके नीचे 3 दुकानें भी हैं उसकी, जो करोड़ों की जायदाद है। और देशमुख जैसा शख्स इस दौलत के लिए नरक तक भी किसी का पीछा कर सकता है। अगर शोभा जयपुर में रहती तो उसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता था। वो हमसे तकरीबन 3 दिन के फासले पर आ गई है। किसी इमरजेंसी में फौरी तौर पर उसके पास पहुंचा भी नहीं जा सकता, लेकिन अब वो यही रहने पर बज़िद है। यहाँ पर भी उसकी हिफाजत का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ, बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर ने भी गहरा सांस लेते हुए कहा, आओ चलें। ठाकुर मुझसे पहले बेंच से उठ गया। उसे चाय के पैसे अदा किए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे साथ चलते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक मसला पैदा होने वाला है। वो क्या? मैंने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से ठाकुर की तरफ देखा। बमला। ठाकुर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहती है कि अब तुम्हारे पास ही रहेगी, जहां तुम जाओगे तुम्हारे साथ जाएगी। ये तो वाकई एक मसला होगा। मेरे लहजे में तशवीश नुमाया थी। मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब किस तरफ निकल जाऊं और मेरे साथ किस वक्त क्या हादसा पेश आए। इसे अपने साथ साथ लिए नहीं फिर सकता। प्लीज़ ठाकर, उसे किसी न किसी तरह वापस ले जाना। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए कहा, बमला बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी, बहुत मासूम और बहुत भोली भाली। अगर मेरा कहीं टिक बैठने का इरादा होता तो उसे ज़रूर अपने साथ रखता, लेकिन मैं तो सैलानी हूँ। मेरा तो अपना भी कोई भरोसा नहीं। उसे किस तरह अपने साथ लिए फिरूंगा? इसके अलावा क्या? ठाकुर ने मेरे खामोश होने पर पूछा। मेरे सर पर नहूसत के साए मंडला रहे हैं। मैंने जवाब दिया, जिसने भी मेरा साथ दिया मारा गया। चाचा प्रताप सिंह, थाई, जानकी और न जाने कौन कौन। मुझे तो उनके नाम और चेहरे भी याद नहीं रहे। तुम खुद कितना नुकसान उठा चुके हो। रूपमती को मेरी वजह से क्या क्या मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी। ये सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ है, और तुम चाहते हो कि मैं बमला को भी अपनी नहूसत के परों में समेट लूं। दारा वाकई नहूसत का साया था, जो कई बरसों से तुम्हारे सर पर मुंडला रहा था, ठाकुर ने कहा। लेकिन अब नहूसत का वो साया फना हो चुका है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं। तुम्हारे आगे पीछे खौफ या नहूसत का कोई साया नहीं रहा। अब तुम्हें अपने बारे में संजीदगी से सोचना होगा। ये जिंदगी आवारागर्दी में तो नहीं गुजारी जा सकती। मेरी बातों का बुरा ना मानना वजदान। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर ही बात कर रहा हूँ। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम सब तुम्हें कितना चाहते हैं। रूपमती को तुमने जिस तरह संभाला दिया है वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं तो उससे मायूस हो गया था, लेकिन तुमने अपनी शराफत और अपने किरदार से उसे जिस तरह गंदगी की दलदल से निकाला है वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ऐसा कभी न करता, बल्कि वो भी बहती गंगा में हाथ धोता। और फिर बमला। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, वो जंगल में 2 दिन तुम्हारे साथ रही। मुझे रूपमती ने बता दिया था। बमला ने जंगल में रहते हुए बेकाबू होने की कोशिश की थी, मगर तुमने उसे जिस तरह संभाला वो काबिल तारीफ है। और ये तुम्हारी शराफत है कि बमला तुम्हारे नाम की माला जपती है। चंद रोज पहले उसे जब ये पता चला कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं तो तुम उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब अगर तुमने इसे वापस भेज दिया तो वो मर जाएगी। वैसे मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि तुम एक जगह टिक जाओ। यहाँ हम हैं, शोभा है, ये सब तुम्हारे अपने हैं। तुम हमारे हो। तुम्हें अब फैसला करना चाहिए।
हम कॉटेज पहुंच गए और हमारी गुफ्तगू किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। उस शाम 7:30 बज रहे थे और योगी देराज शोभा को योगा की मश्क करवाने के लिए वापस जा रहा था। उससे हमारी मुलाकात हट से चंद गज के फासले पर हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, हैर ऑफियत दरियाफ्त की और वो रुखसत हो गया। सोनिया किचन में खाना पकाने की तैयारी कर रही थी और बमला भी उसके साथ थी। वो काम छोड़कर फौरन ही हमारी तरफ आ गई और जब मैं सोफे पर बैठा तो वो भी मेरा बाजू पकड़कर मेरे साथ जुड़कर बैठ गई। सामने वाले सोफे पर बैठी शोभा के होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। रात के खाने के बाद फिर हमारी महफिल जमी। ठाकुर ने शोभा को बता दिया था कि आज हम कुछ जगह देख कर आए हैं। एक जगह हम दोनों को पसंद है और कल किसी वक्त शोभा को भी साथ ले जाकर वो दिखा देंगे। एक जगह हम दोनों को पसंद है और कल किसी वक्त शोभा को भी साथ ले जाकर दिखाएंगे और फिर कोई फैसला करने के बाद उस जगह को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी। नाश्ते के बाद सोनिया बाजार जाकर किराए की कार ले आई और हम सब उसमें लद कर बाजार की तरफ रवाना हो गए। हमने शोभा को वो तमाम जगह दिखा दी जिन्हें हमने गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के लिए गुज़श्ता रोज़ मुंतखब किया था। आखिर में आबशार वाली पहाड़ी के दामन में आ गए। यहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं था, इसलिए हमें एक थोड़ा सा फासला पैदल ही तय करना पड़ा था। आबशार से चंद गज के फासले पर चंद यूरोपियन हिप्पी बैठे चरस भरे सिरगटों के कश लगा रहे थे। इनमें जवान लड़कियां भी थीं और उधेड़ उम्र जवान मर्द भी। ये इस कौम के अफराद हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब होने का दावा करते हैं। ठाकर ने इन दोनों की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इन लोगों को देखकर लगता है कि तहजीब इन्हें छूकर भी नहीं गुजरी। ये चर्च और हीरोइन की तलब में दुनिया भर में मारे मारे फिरते हैं। इसी कौम ने तो इस हित्ते पर भी तवील अरसे तक हुक्मरानी की है, मैंने कहा, और अब भी ये अपने आप को हमारा आका और हमें अपना गुलाम समझते हैं। ठाकुर ने कहा, ये लोग जो हमारे सामने बैठे हैं चरसी और मवाली, इन लोगों से बात की जाए तो पता चलेगा ये अपने आप को हमसे बरतर समझते हैं। इस बात में तो कोई शुबा नहीं ठाकुर, मैंने कहा। इनके हिंदुस्तान से जाने के बाद भी यहाँ आबाद कौमों ने अपने आप को नहीं संभाला। मुत्तहिद और मुत्तफिक होने के बजाय इनमें नफरतें बढ़ती गईं और बहुत सारे मामला तुम्हारे सामने हैं। हम अपने आप को इनसे बरतर तो नहीं कह सकते, यही तो अलमिया है। ठाकर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, उसने अपने आप को संभाला होता, हमने अपने आप को संभाला होता तो इन्हें बाहर से आकर हम पर हुकूमत करने का मौका ही ना मिलता। अरे भाई, ये हम लोग किस बहस में पड़ गए? मुझे कुछ तो बताओ, समझाओ तो सही। ये शोभा की आवाज़ थी। हम दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। ठाकुर उसे बताने लगा कि अगर ये ज़मीन मिल गई तो गेस्ट हाउस किस तरफ बनाया जाएगा और रेस्टोरेंट किस तरफ। ये आबशार भी ओपन एयर रेस्टोरेंट का एक हिस्सा होगा। वो इशारा करते हुए बता रहा था, रेस्टोरेंट की इमारत इस तरफ होगी और गेस्ट हाउस की 2 मंजिला इमारत के लिए वो बेहतरीन जगह है। उसे दूसरी तरफ इशारा किया और उस नशेब के किनारे पर रेलिंग लगाकर उसके साथ साथ पुख्ता रविश और सरसब्ज़ लान बनाया जाएगा और इस तरह पूरा कता लान पर मुश्तमिल होगा जिसमें हौज और फवारे भी होंगे। आप यकीन करें शोभा जी, अगर ये जगह मिल गई और मेरी प्लानिंग के मुताबिक काम हुआ तो ये इस वादी का सबसे हसीन और सबसे बारोना गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट होगा। लोग दूर दराज से यहाँ आया करेंगे। सब कुछ आप ही को करना है ठाकुर जी, शोभा ने कहा। इस जगह को खरीदने का बंदोबस्त हो गया तो नक्शा और उसके बाद तामीर सब आप ही के मंशा के मुताबिक आप ही की निगरानी में होगी। वैसे ये जगह मुझे पसंद आई है, बहुत अच्छी जगह है। अगर गुंजाइश निकली तो मैं अपनी रिहाइश के लिए भी एक तरफ क्वार्टर बनवा लूँगी। क्वार्टर? ठाकुर के लहजे में हैरत थी। अरे इस तरफ इस कॉर्नर में एक खूबसूरत कोठी बन सकती है। बस आप तो ये प्रार्थना कीजिए कि ये जगह हमें मिल जाए। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक उस जगह और उसके आसपास घूम फिर कर जायज़ा लेते रहे, फिर वापस आ गए। दोपहर का खाना हमने बाजार के एक रेस्टोरेंट में खाया था।
रूपमती और ठाकर 2 दिन मजीद रहकर चले गए, लेकिन बमला यहीं रह गई। ठाकर ने शोभा से जयपुर वाली जायदाद को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी एक प्रोग्राम बना लिया था। उसे चंद रोज के बाद आने का वादा किया था। मेरी रियासत मामूल के मुताबिक जारी रही और मैं इसमें कोई नागा नहीं होने देता था। मैं रोज़ाना सुबह मुकर्रर वक्त पर योगी गौतम बोस के कॉटेज में पहुंच जाता। इस रियासत के अलावा भी मैंने मुख्तलिफ हल्की फुल्की मशकें जारी रखी थी। बमला की वजह से मुझे कुछ उलझने सी तो हो रही थी, लेकिन मैंने उससे बेरुखी इख्तियार नहीं कर सकता था। वो बहुत मासूम थी और मैं उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी तरफ सोनिया थी। उसने भी माजी के हवाले से मुझसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। वैसे मुझे इस बात की खुशी थी कि हिंदुस्तान में आकर ठोकरें खाने के बाद बिलाहिर उसे शोभा जैसी औरत मिल गई थी। सोनिया इससे वाबस्ता रहकर अपनी ज़िंदगी बना सकती थी। ठाकर और रूपमती को गए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। उस रोज़ मैं और सोनिया बाजार गए थे। हम दोनों के पास कुछ सामान था जिसमें से हासी पेशरफ्त हो रही थी। सूरज गुरूब होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था। धूप आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां सर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने महसूस किया कि सोनिया कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी और बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी। क्या बात है सोनिया? तुम कुछ परेशान लग रही हो? मैंने पूछा। एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है, सोनिया ने जवाब दिया। 1 घंटा पहले मैंने उसे एक बनिए की दुकान पर देखा था जहां हम सौदा ले रहे थे। फिर आधे घंटे के बाद वो दूसरी जगह पर भी नजर आया था और इस वक्त भी हमारे पीछे आ रहा है। तुम एकदम से पीछे मुड़कर मत देखना। हम कुछ चीज़ लेने के बहाने सामने वाले ढाबे पर रुक जाएंगे। इस वक्त तुम उसे देख सकोगे। वो बगैर आस्तीन की चमड़े की काली जैकेट पहने हुए है। ठीक है, आराम से चलती रहो, मैंने जवाब दिया। हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। इस शख्स से बार बार आमना सामना इत्तेफाक भी हो सकता है और ये भी महज इत्तेफाक ही हो सकता है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उसे भी उधर ही जाना हो। वो ढाबा हमसे तकरीबन 50 गज आगे 2 रास्तों के संगम पर था। वहाँ से एक रास्ता तो हमारे कॉटेज वाली झोंपड़ी की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता दाएं तरफ दरख्तों में से होते हुए एक और पहाड़ी की तरफ चला गया था। उस तरफ भी कॉटेज थे और एक गेस्ट हाउस भी था। मैंने ढाबे से खुश्क दूध का 1 पैकेट खरीदा और इसी दौरान मुझे उस शख्स को देखने का मौका भी मिल गया। वो हमसे तकरीबन 20 गज के फासले पर रुक गया था और बीड़ी के कश लगाते हुए इधर उधर देख रहा था। दरमियानी कद का वो आदमी घुटे हुए जिस्म का मालिक था। उसने जीन्स और ओपन शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और गले में सोने की चेन थी जिसमें लगा हुआ लॉकेट उसके बालों भरे सीने पर झूल रहा था। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान ही रही होगी। वो क्लीन शेव था मगर सर के बाल लंबे थे जो चुटिया की सूरत में गर्दन पर बंधे हुए थे और उसके बाएं कान में सोने की बाली थी। मैंने ढाबे पर जानबूझकर देर लगा दी। मैं उस दौरान में कनखियों से उसकी तरफ देखता रहा और इस तरह मुझे उसका जायज़ा लेने का मौका मिल गया। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी था। उसे मैं अपना दुश्मन भी नहीं समझ सकता था, लेकिन वो सूरत से तो बदमाश ही लगता था। मेरे जहन में एक ही ख्याल था, हो सकता है वो महज सोनिया की वजह से हमारे पीछे लगा हो। सोनिया कम वक्त थी भी तो बहुत हसीन। उसे ब्लाउज और स्कर्ट पहन रखा था। इस तरह वो खुद लोगों को दावतें नज़ारा दे रही थी और ये बदमाश शायद किसी मौके पर उसके पीछे लग गया था। मुझे तो शायद उसे निगाहों में नहीं रखा होगा। इस किस्म के गुंडे हसीन औरतों के लिए मर्दों को हाथ में नहीं लाते। बज़म खुद वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और उन्हें बड़ा घमंड होता है अपने आप पर। वो समझते हैं कि मर्द को 1-2 हाथ मारकर मफलूज कर देंगे और औरत को उठाकर ले जाएंगे। उसके जहन में भी शायद कोई ऐसी ही बात थी। मैंने इधर उधर देखा, वो अकेला ही था। सूरज गुरूब हो रहा था। धूप अब सिर्फ पहाड़ों की बर्फपोश चोटियों पर चमक रही थी, जबकि वादी में सुरमई अंधियारा फैलने लगा था। मैंने सोनिया को इशारा किया और हम अपने शॉपिंग बैग्स उठाकर आगे चलने लगे।
इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रही थी। वो शख्स हमारा पीछा ही कर रहा था, लेकिन मैं अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। उसने भी अभी तक हमें किसी भी तरह परेशान नहीं किया था। सोनिया को छेड़ा भी नहीं था, कोई आवाज़ा नहीं कसा था। मैं किस तरह उस पर हाथ डालता? हमारे पास क्या सबूत था कि वो हमारा पीछा कर रहा है? हो सकता है उसे भी उसी तरफ जाना हो जिस तरफ हम जा रहे थे। मैंने ज़िंदगी का बहुत कठिन रास्ता तय किया था, बहुत मुश्किलें उठाई थी। यहाँ चंद लम्हे सुकून के मुयस्सर आए थे और मेरी ज़िंदगी का ये आर्जी पड़ाव था। मैं यहाँ किसी किस्म की पंगेबाजी नहीं करना चाहता था। मैं और सोनिया बातें करते हुए चलते रहे। पहाड़ी पर दरख्तों की वजह से शाम का धुंधलका कुछ ज़्यादा गहरा लग रहा था, और वैसे भी अब तो अंधेरे को गहरा होना ही था। उस पार के कॉटेजेस में बत्तियां जल उठी थी। हम पहाड़ी के बल खाते हुए कुशादा रास्ते पर उस रास्ते की तरफ मुड़ गए जो पौधों में बल खाते हुए हमारे कॉटेज की तरफ चला गया था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। 2-3 मिनट बाद वो आदमी उसी कुशादा रास्ते पर सीधा आगे को निकल गया था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।